इलेक्ट्रिसिटी और करंट को समझने के लिए हमें चार्जेस को समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है, जिसका मतलब होता है एम्बर। जब एम्बर की रॉड को किसी सिल्क या वूलन क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो इस रॉड पे एक चार्ज क्रिएट हो जाता है जो लाइटर पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इसे देखकर एंशिएंट ग्रीक लोग काफ़ी चकित हो जाते थे, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, जैसे कि किसी पेन को अपने बालों में अगर रब करें तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इस पेन के साथ चिपकने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार किसी स्टैटिक एनर्जी बॉल पे हाथ रखने पे सिर के बाल खड़े हो जाते हैं। जाड़ों में जब हम अपने कपड़े को, स्वेटर को शरीर से बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। ये सभी प्रोसेस चार्ज क्रिएट होने के वजह से हो रहा है। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही करंट बनता है। जिस मटेरियल के थ्रू चार्ज फ्लो होगा उसे कंडक्टर कहते हैं, और जिस मटेरियल के थ्रू चार्ज नहीं फ्लो होगा उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे किसी वायर के मटेरियल के थ्रू चार्ज फ्लो होता है वो कंडक्टर होता है, और वायर के ऊपर लगा हुआ प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मान लीजिए किसी बॉल पे +4 कूलम, -3 कूलम एंड +2 कूलम का चार्जेज है। सो इनिशियली इस पे कितना चार्जेज हो गया? इनिशियली इस पे +4 -3 +2 = 3 कूलम का इनिशियली चार्जेज है। अब हम इस बॉल को कुछ इस तरीके से उछाल दें तो इस पे चार्जेज हो जा रहा है +6 कूलम, -4 कूलम, +1 कूलम। फाइनल चार्जेज क्या आ गया? 3 कूलम। तो इनिशियल भी 3 कूलम था और फाइनल भी 3 कूलम है। इससे पता चलता है कि चार्जेज ऑलवेज कंजर्व होता है। इनिशियली 3 कूलम था और फाइनल भी 3 कूलम है। चार्जेज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर दो अपोजिट चार्जेज यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेज को एक दूसरे के करीब रखा जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। सिमिलरली अगर दो सेम चार्जेज हो यानी कि दोनों प्लस या दोनों माइनस हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके बीच रिपल्सन होगा। अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, सेम जेंडर रिपल्सन। सही है। यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेज हैं। अगर दोनों चार्जेस अपोजिट हैं यानी एक प्लस है और एक माइनस है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा इस तरीके से। सिमिलरली अगर यहाँ पे दोनों चार्जेस Q1 और Q2 निगेटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को रिपेल करेगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स निकालने का तरीका बताया था। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। एंड फोर्स हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 / R²।
यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है इसको रिप्लेस करने के लिए हम इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगा रहे हैं के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ से SI यूनिट लिखना चाहें तो फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है। के को के ही लिख लेते हैं, के कांस्टेंट है। Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज को हम कूलॉम में मेजर करते हैं तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। और डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, फार्मूले के साथ साथ जो SI यूनिट है उसे भी ध्यान से देखते हुए चलिए। जैसे चार्ज का SI यूनिट कूलॉम होता है और यहाँ पे कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। यहाँ से इसे लिख सकते थे के की जगह पे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर 9 × 10⁹ कांस्टेंट के की वैल्यू है। कांस्टेंट है इसीलिए हमेशा फिक्स रहता है, इतना ही रहेगा, 9 × 10⁹ ही रहेगा। यहाँ पे अगर चार्ज Q1 और Q2 1 कूलॉम और 1 कूलॉम के हैं और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है तो इस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके, इस तरीके से हम दो चार्जेस के बीच लगने वाले एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं F = K mod Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे मॉड इसलिए लगाया जा रहा है ताकि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव आए। यहाँ पे कांस्टेंट K इक्वल होता है 1/4πε0 के। यहाँ पे ε0 परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। आप चाहो तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो। वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखते हुए समझते हुए नोट्स बनाते चलना है साथ ही साथ। यहाँ पे ε0 की वैल्यू होती है 8.8। यहाँ पे पॉइंट है 54 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे दो चार्जेज के बीच लगने वाला जो फोर्स है इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। लेट किसी पॉइंट O से, यहाँ पे पॉइंट O है, इस पॉइंट O से चार्ज Q2 और चार्ज Q1 का डिस्टेंस है R1 एंड R2।
यहाँ पे दोनों सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे। चार्ज Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा F12। सिमिलरली चार्ज Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा F21। यहाँ पे हम दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर Q1 से Q2 का डिस्टेंस देखें तो ये R21 है, और अगर Q2 से Q1 का डिस्टेंस देखें तो ये R12 है। तो यहाँ से Q1 से Q2 का डिस्टेंस R21 है, और R21 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। सो R21 इक्वल होगा माइनस R12 के। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कैप R21 को लिख सकते हैं हम R21 अपान R21। ओके, नाउ फोर्स F21 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है R21 स्क्वायर, और यहाँ पे R21 का कैप। ओके, ये है दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे F21 फोर्स है जो चार्ज Q1 Q2 पे लगा रहा है। सिमिलरली F12 फोर्स चार्ज Q2 Q1 पे लगा रहा है। तो यहाँ से F12 इक्वल होगा माइनस F21 के। यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा है। F12 इक्वल माइनस F21। अभी तक तो दो ही चार्जेस थे, हम मल्टीपल चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करेंगे। एज्यूम कीजिए किसी पॉइंट O से कुछ डिस्टेंस पे चार्ज Q1 चार्ज Q2 और चार्ज Q3 रखे हैं। चार्ज Q1 R1 डिस्टेंस पे है, चार्ज Q2 R2 डिस्टेंस पे है, और चार्ज Q3 R3 डिस्टेंस पे है। यहाँ पे तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। चार्ज Q2 चार्ज Q1 पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा F12। यहाँ चार्ज Q2 से चार्ज Q1 का डिस्टेंस है R12। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स F12 इक्वल हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का कैप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। सिमिलरली चार्ज Q3 चार्ज Q1 पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि Q3 और Q1 दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, रिपल्सन होगा, इसीलिए बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर ऊपर की तरफ।
Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा F13, ओके। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान डिस्टेंस होगा R13 का कैप। यहाँ पे दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा। यहाँ बीच से एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा जिसे हम F1 कहेंगे। तो यहाँ से F1 हो जाएगा F1 इक्वल टू F12 प्लस F13। सो F1 इक्वल टू F12 और F13 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे Q1 Q2 अपान R12 का कैप प्लस Q1 Q3 अपान R13 का कैप। यहाँ पे हमने 3 चार्जेज का रिजल्टेंट फोर्स निकाला है। अगर नंबर ऑफ चार्जेज हो यानी कि बहुत सारे चार्जेज हो तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे। अगर मल्टीपल चार्जेज होंगे तो मल्टीपल फोर्सेस भी लगेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू, यहाँ पे Q1 कॉमन होगा, चार्ज Q1 सब में कॉमन होगा तो लिख लेंगे Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है सब में, लिख लेंगे इसे। यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस का सम हो रहा है इसीलिए समेशन लगाएंगे। I इक्वल टू 2 से लेकर N तक जितने भी चार्जेज होंगे, जितने भी फोर्सेस लगेंगे, QI अपान RI स्क्वायर R1I कैप। इस तरीके से फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों वर्टेक्सेस पे इक्वल चार्ज Q रखा है। वर्टेक्स A पर चार्ज Q1 इक्वल है Q के, वर्टेक्स B पे चार्ज Q2 इक्वल है Q के, वर्टेक्स C पे चार्ज Q3 इक्वल है Q के। साइड का लेंथ L मान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड इक्वल होगा। ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट O पे है। यहाँ पे एक चार्ज कैपिटल Q रखा है। हमें फाइंड आउट करना है इस चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लगेगा। इसके लिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से होते हुए साइड BC पे, ये हो जाएगा पॉइंट D। सिमिलरली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे साइड AC पे, सिमिलरली पॉइंट C से एक लाइन ड्रा करेंगे सेंटर से पास करते हुए साइड AB पे। यहाँ पे चार्ज Q1 कैपिटल Q पे एक फोर्स लगाएगा
नीचे की तरफ ऐसे, ओके। फोर्स हो जाएगा F1। सिमिलरली चार्ज Q2 फोर्स लगाएगा F2। सिमिलरली चार्ज Q3 फोर्स लगाएगा F3। तो कैपिटल चार्ज Q पे कुल कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 फोर्स लग रहे हैं। चार्ज Q1 F1 लगा रहा है, चार्ज Q2 F2 और चार्ज Q3 F3। चार्ज Q1 और कैपिटल चार्ज Q के बीच का डिस्टेंस AO फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये वर्टेक्स A है और ये मिड पॉइंट साइड BC का मिड पॉइंट D है और ये सेंटर O है। अगर इस लाइन को ड्रॉ करें साइड BC पे, यहाँ पे OA और OD 2:1 में होते हैं। A से O तक 2 होता है और O से D तक 1 होता है। तो जो AD लेंथ है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। 2/3 AO होता है और 1/3 OD होता है। तो यहाँ से OA इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। सिमिलरली BO इक्वल टू CO इक्वल होगा, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से ये 30 डिग्री हो जाएगा। सो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल A से D तक, फिर C, हाँ ये ट्रायंगल लेंगे। तो cos 30 क्या हो जाएगा? cos क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे? AD बेस है। हाइपोटेनियस क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनियस है AC। cos 30 √3/2 इक्वल टू AD अपान AC। और AC क्या है? लेंथ है L। शो AD इक्वल टू √3/2 L इक्वल टू 2/3। AD की वैल्यू पुट करेंगे, √3/2 L। 2 से 2 कैंसल आउट, √3 से 3 कैंसल आउट, बच गया √3। तो ये क्या आ गया? L अपान √3। शो यहाँ से AO का लेंथ हो गया L अपान √3। इसे इरेज कर लेते हैं। आई होप यू गॉट इट। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट में बताओ। CO BO एंड AO इक्वल हैं। AO BO और CO इक्वल टू L/√3। अब हमें चार्ज Q1 और कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस पता है। फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q
और Q1 कितना है, Q अपान L अपान √3 स्क्वायर ओके। यहाँ से F1 इक्वल टू 3/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपान L स्क्वायर। अब फोर्स F2 फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा 3/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपान L स्क्वायर। F3 कितना आएगा, इक्वल आएगा F1 F2 F3, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और चार्जेस भी तीनों वर्टेक्सेस पे सेम है, तो फोर्स भी सेम आएगा। यहाँ से फोर्स F1 F2 और F3 इक्वल हैं, तीनों फोर्स इक्वल हैं, इसीलिए इसे हम F मान ले रहे हैं। तीनों को हम F मान लेते हैं। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, इसे हम फोर्स F मान लेते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है। यहाँ पे तीनों फोर्स तीन अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं और हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे तीनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम फोर्स F2 और F3 के बीच का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है F डैश इक्वल टू √, पहले इसे समझ लेते हैं। ये है फोर्स F2 और इधर फोर्स F3, बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ये है हमारा रिजल्टेंट फोर्स F डैश। तो F2 और F3 के बीच का एंगल कितना है 120। ये F डैश यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में है, तो यहाँ से F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 cos 2F2 F3 cos F2 और F3 के बीच का एंगल है 120, तो यहाँ पे रखेंगे 120 डिग्री। इसे इरेज करते हैं। शो F डैश इक्वल टू √ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर cos 120 डिग्री। वैल्यू क्या होगा F2 F3 cos 120 डिग्री, वैल्यू होता है -1/2। F डैश इक्वल टू, यहाँ पे F2 क्या है, F इक्वल है F2 F1 F3, तो यहाँ से F3 भी हो जाएगा F स्क्वायर, यहाँ पे 2 है ओके, और ये हो जाएगा -F स्क्वायर इक्वल टू √ F स्क्वायर, और बाहर आएगा तो हो जाएगा F
सो एफ डैश इक्वल है एफ के, यहाँ ध्यान से समझना, F2 और F3 का रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये है एफ डैश और ये है F1, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट फोर्स एफ आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स F1 माइनस एफ डैश। F1 कितना है? F, और एफ डैश भी F है, तो F माइनस एफ क्या हो जाएगा? 0। सो कैपिटल चार्ज Q पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ। हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस चार्ज को एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जैसे दो चुंबक हैं, दोनों काफ़ी दूरी पे हैं तो कोई प्रभाव नहीं डालेंगे एक दूसरे पे, लेकिन जैसे ही उन दोनों चुंबक को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो या तो उनके बीच अट्रैक्शन होने लगेगा या रिपल्सन होने लगेगा। इससे पता चलता है कि उसका चुंबकीय फील्ड है। सिमिलरली जब दो चार्जेज को एक पास लाएंगे तो या तो अट्रैक्शन होने लगेगा या रिपल्सन होने लगेगा। इससे पता चलता है कि चार्जेज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलते हैं, ऐसे बाहर की तरफ एरो होता है, यानी कि बाहर की तरफ निकलते हैं इस तरीके से। जबकि माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे एरो अंदर की तरफ बनेगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगर दो सेम चार्जेज हैं, प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी दोनों चार्जेज का। ओके, सिमिलरली इसके लिए भी इसी तरीके का बनेगा। इससे पता चलता है कि दोनों चार्जेज के बीच यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। एरो बाहर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर दो अपोजिट चार्जेज हैं प्लस और माइनस, तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से स्टार्ट होंगी और माइनस की तरफ एंड होंगी। प्लस से स्टार्ट होगा और माइनस पे एंड होगा। ओके, और सबसे मेन चीज़, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। Let me know in the comment section if you have any problem. Watch carefully, वीडियो को स्किप ना करें। Our next topic is इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके लिए हम एक सरफेस एरिया लेंगे और इस सरफेस एरिया के थ्रू जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर पास होंगे वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है।
सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ऊपर और नीचे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ये फाई का सिंबल है। और यहाँ पे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, इसीलिए फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट एस। यहाँ पे एस सरफेस एरिया है और आपने वेक्टर में पढ़ा होगा ई डॉट एस को ई एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि दो पोल, जैसे किसी चुंबक के दो पोल होते हैं साउथ और नॉर्थ, सिमिलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए हमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एक चार्ज और यहाँ पे दूसरा चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो ये दो इक्वल और अपोजिट चार्ज मिलके इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। अब हमें इस डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये एक्सिस है डाइपोल का और यहाँ पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट्स सी। सो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट P पे डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस 2a है। डाइपोल के सेंटर और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस r है। सबसे पहले यहाँ पे हम डाइपोल फाइंड आउट करेंगे। P यहाँ पे डाइपोल है, P इक्वल टू Q इंटू दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस 2a। ये हमारा डाइपोल हो गया। यहाँ पे दो चार्जेज हैं प्लस Q और माइनस Q। दोनों चार्जेज की वजह से पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इसे हम E माइनस Q लिखेंगे इक्वल टू K कांस्टेंट K Q अपॉन डिस्टेंस कितना है माइनस चार्ज माइनस Q से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस A। ठीक है, तो ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज Q, E प्लस Q इक्वल टू K Q प्लस Q चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R माइनस A होल स्क्वायर। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब पॉइंट P पे
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। यहाँ एक समझने वाली बात है, प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने से दूर होता है, इधर बाहर की तरफ होगा अपने से दूर, और माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ होता है, यानी कि माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा, इधर ही। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एरो बड़ा है और एक एरो छोटा है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी के ज़्यादा नज़दीक है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा पॉइंट पी पे, और माइनस क्यू चार्ज पॉइंट पी से काफ़ी दूर है तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम होगा। इसीलिए एक एरो बड़ा है और एक एरो छोटा है। यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो के और क्यू कॉमन हो जाएगा, 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। इसे इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा नीचे r माइनस ए होल स्क्वायर r प्लस ए होल स्क्वायर के क्यू। इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 4ar। अच्छा, यहाँ पे r माइनस ए को a माइनस बी और ये r प्लस ए को a प्लस बी लिखें तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, r माइनस ए r प्लस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ओके ओके, आई होप यू गॉट इट। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ, वीडियो को स्किप ना करना, एक एक स्टेप को ध्यान से देखते रहो, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। E इक्वल टू के, यहाँ से हम लिख लेते हैं 2, अभी बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ, 2q a और इंटू 2r अपान r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हमने 2qa रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम k और 2qa की जगह पे p पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल जो p था वो q इंटू 2a था, तो यहाँ पे p ओके और ये 2r ओके, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर।
ओके, यहाँ पे एक कंडीशन बनता है, ये जो डिस्टेंस r है, r कौन सा डिस्टेंस है, डाइपोल से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस r है ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस हो, यानी कि r ग्रेटर देन 2a हो, तो क्या होगा, तो कंडीशन बनता है इफ़ r ग्रेटर देन 2a। तो यहाँ पे हम a जो डिस्टेंस है इसे हम निग्लेजिबल मान लेंगे। ओके, r के रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस a को निग्लेजिबल मान लेंगे, क्योंकि r काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है और ये काफ़ी छोटा डिस्टेंस है, तो a को हम यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। e इक्वल टू 2k p r अपान r पावर 4, यहाँ पे हमने a को निगलेक्ट कर दिया, इक्वल टू 2k p r से कैंसिल आउट हो गया r पावर 4, तो ये r³ बचा। और इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लग रहा है पॉइंट P पे। अब हमें इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इक्वेटोरियल प्लेन वर्टिकल होता है, इस प्लेन पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू डाइपोल। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, ये डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है। डाइपोल हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, इधर माइनस से प्लस की तरफ होगा, सेंटर से माइनस Q चार्ज a डिस्टेंस पे है और प्लस Q चार्ज भी a डिस्टेंस पे है। यहाँ पे प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ध्यान से समझना, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है, अपने से दूर, और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ होता है, ऐसे माइनस Q की तरफ ही होगा। ओके, ये E प्लस Q और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस Q। यहाँ पे प्लस Q चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये उसका हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा r² प्लस a²। सिमिलरली माइनस Q चार्ज पॉइंट P से डिस्टेंस अंडर रूट r² प्लस a²। आई होप यू गॉट इट। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से E प्लस Q के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E प्लस Q कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट E प्लस Q साइन थीटा
सिमिलरली माइनस ई क्यू के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ई माइनस क्यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ई माइनस क्यू साइन थीटा। इससे ये कैंसल आउट, क्योंकि एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है और दोनों इक्वल हैं, इसीलिए एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए। दोनों हॉरिजेंटल में इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ई इक्वल टू ई इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस इसलिए लगाया है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे दोनों चार्ज सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, तो इसे हम 2E प्लस क्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। E इक्वल टू 2K Q अपॉन डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे ए है, हाइपोटेनियस यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन अंडर रूट, हाइपोटेनियस है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके। आई होप यू गॉट इट। ई इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2QA इक्वल टू P होता है, 2QA डाइपोल होता है तो यहाँ से हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा पावर 3/2 ओके। अब यहाँ पे एक कंडीशन बनता है, डिस्टेंस आर ए के रिस्पेक्ट में मच ग्रेटर है इफ़ आर ग्रेटर देन 2A। आर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ए निग्लेजिबल है, ए को निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा KP अपॉन आर पावर, यहाँ पे आर स्क्वायर पावर 3/2
2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Kp/r⁻3। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोल। यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा क्योंकि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल के अपोजिट है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अपोजिट है। इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, इसमें हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से डाइपोल क्रिएट होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में H और O का सेंटर अलग अलग पॉइंट पे होता है, जिसके वजह से इसमें डाइपोल क्रिएट होता है और इसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है। इसीलिए H2O को पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जबकि C और O मॉलिक्यूल में C और O का सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है, जिसके वजह से डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इसीलिए CO2 को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए ये एक रॉड है, इस रॉड के दोनों सिरे पे हम इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये रॉड अपने सेंटर पे रोटेट होने लगेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर रोटेट करता है तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है। यहाँ पे एक एंड का टॉर्क τ1 हो जाएगा और दूसरे एंड का टॉर्क τ2 हो जाएगा। अब इसे हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। डाइपोल है, इसीलिए इसका एक एंड प्लस क्यू चार्ज, दूसरा एंड माइनस क्यू चार्ज होगा। दोनों चार्जेस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा, Q इंटू ई। टॉर्क को हम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर D। ये डाइपोल का सेंटर है, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज A डिस्टेंस पे है और माइनस क्यू चार्ज A डिस्टेंस पे है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा A साइन थीटा। पे दोनों एंड पे टॉर्क लग रहा है, तो टोटल टॉर्क हो जाएगा टाउ इक्वल टू τ1 प्लस τ2। प्लस क्यों किया है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है टॉर्क। यहाँ पे फोर्स लग रहा है Q इंटू ई और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है Q इंटू ई। तो टाउ इक्वल टू होता है फोर्स है Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A साइन थीटा। सिमिलरली τ2 के लिए फोर्स Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A साइन थीटा। यहाँ से हो जाएगा टाउ इक्वल टू 2Q, यहाँ पे A को आगे कर लो, E साइन थीटा। अब ध्यान से समझना, ये 2QA क्या होता है,
2qa डाइपोल होता है, P यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हो जाएगा P E साइन थीटा। अच्छा, आपने 11th में पढ़ा होगा वेक्टर में A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है, डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसे हमने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हम देखते हैं कि थीटा के अलग अलग वैल्यू पे टॉर्क कितना होता है। अगर यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टाउ कितना होगा, टाउ इक्वल टू P E साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा टाउ 0। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे P E साइन 90 होता है 1, हो जाएगा P E, तो यहाँ से टाउ हमारा हो गया P E। अब थीटा 270 डिग्री पे, तो यहाँ से टाउ हो जाएगा P E 270 पे होता है साइन -1, तो ये हो जाएगा माइनस P E। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 0 डिग्री पे टॉर्क 0 हो जाएगा, 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, 270 पे मिनिमम होता है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।